हाय एवरीवन। आप सभी का GS 75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा डे है 17 और आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप प्लीज़ सारी की सारी जितनी भी हमारी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, इस सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्विज हो चुकी हैं, आप वो सभी फॉलो कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्विज। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज, कि एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है। जनरली सबको ये पता है कि यूरेनियम एक एटम है जिसका यूज किया जाता है एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन यूरेनियम के भी बहुत अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। लेकिन बेस्ट कौन सा है? जैसे हम कोयले को पढ़ते हैं कि कोयला अलग अलग तरीके का होता है, एंथ्रासाइट, पिट, ठीक है, लेकिन उसमें बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? तो सेम यहाँ पे है कि जो यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं उसमें से बेस्ट क्वालिटी कौन सी है जिससे मैक्सिमम आउटपुट या फिर मैक्सिमम एनर्जी निकल सके। तो वो है आपका यूरेनियम 235, जो कि इंडिया में बहुत कम मात्रा में मिलता है। इंडिया में जो मिलता है दैट इज़ यूरेनियम 238, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, अबंडेंट है काफ़ी। और ये अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ मिलता है, तो जनरली सी वाटर में आपको यूरेनियम मिलेगा, और जो कोस्टल एरिया है अपने इंडिया के, मतलब साउदर्न पार्ट में, वहाँ पर आपको यूरेनियम 238 मिल जाएगा। लेकिन यूरेनियम 235 नहीं है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन दैट एट द पोल्स, इज ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स, इज इक्वल टू दैट एट द पोल्स, डज नॉट डिपेंड ऑन अर्थ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको अर्थ की जो शेप है वो समझनी पड़ेगी। वैसे तो क्या है, अर्थ की शेप है गोल, लेकिन ड्यू टू इट्स रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस इसकी शेप हो जाती है कुछ ऐसी। ठीक, यह यहाँ पर इक्वेटर है। अब आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी गोल चीज को ऐसे घुमाएंगे या घूमेगी, वो आपका घुमा के भी देख सकते हैं, गुब्बारे को घुमा के, या कोई और एक्सपेरिमेंट्स आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी जो शेप है ऐसी बल्जी हो जाएगी। बल्जी मतलब यहाँ पर फैल जाएगी, ऊपर से सिकुड़ जाएगी, यहाँ पर फैल जाएगी, ऊपर से सिकुड़ जाएगी। इस शेप को बोलते हैं, जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्थ की शेप क्या है, तो वो स्फीरोइड बोल सकते हैं। एक स्फीरोइड शेप है, एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, स्फीरोइड है, साथ में उसको एक चीज और, एक और टर्म है वो बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो कोर है, अर्थ की कोर है, वह उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपनी तरफ खींचता है। और जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो उस वजह से ये ऐसी शेप बन गई, ठीक, घूमने की वजह से। तो अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको ज़्यादा खींचेगा, रेदर देन जो ये आप बोल सकते हैं यहाँ पर अगर कोई इक्वेटर पे है तो उसको थोड़ा कम खींचेगा। अब इससे मुझे लगता है कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा इसको डिनोट करते हैं जी से, इसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू भी पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं। तो ये इक्वेटर पे कम होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ पोल्स। तो पोल ये हैं हमारे दो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इक्वेटर ये है। सो इसका आंसर आएगा इज लेस देन दैट एट द पोल्स। पूरा आपको अच्छे से इसीलिए समझाया है कि आप इसको कोरिलेट करके आंसर कर सकें, और इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो भी आप आंसर कर सकें। हमारा जो मेन एम है वो यही है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ हम उसी तक सीमित ना रहें, उसके आगे बढ़कर जितने भी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जान सकते हैं, और उनसे रिलेटेड और भी जितने हमारे फैक्ट्स हम पता कर सकते हैं तो हम उनको डिस्कस करते हैं, ताकि कोई भी वैसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे थोड़ा सा समझ के और अपना दिमाग लगा के आंसर कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियन? न्यूक्लियन इनमें से कौन सा नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। देखो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी नॉलेज बोलती है, तो इसके ऑप्शंस थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, इसका एक आंसर नहीं होगा।
न्यूक्लियन क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के जो ये लेयर है, ये इसको, इसके अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है, कौन कौन सी चीज़ है, चलो वो बता देता हूँ। प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, और इन दोनों को जो मिला के ये है, इसी को ही न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक। अब जो बाहर इसके एक ऐसे ऑर्बिट्स हैं एटम में, वहां पर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, तो देखो प्रोटॉन एक न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियन में या न्यूक्लियस में नहीं है, वो तो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक न्यूक्लियन नहीं है। अब बात करते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ भी ले कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन आपका एंटी मैटर पार्ट है। जैसे ये एटम है, ये मैटर का पार्ट है, एक इसके बिल्कुल एंटी बनाया गया है साइंटिस्ट ने, मतलब ऐसा है, वो समझने के लिए है। अब आपको इतना ज़्यादा डीप नहीं लेके जा, लेकिन ऐसे बता देता हूँ कि एंटी मैटर का एक पार्ट है, यहाँ पे एंटी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उसके चारों तरफ जो जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मैटर में, वहाँ पर पॉजिट्रॉन होते हैं। पॉजिट्रॉन का जो मास है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है आपका चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, इसका होता है +1। ठीक, सिर्फ इतना डिफरेंस है। और पॉजिट्रॉन रेडियो एक्टिव डिके के दौरान निकलता है। और चलो ज़्यादा डीप मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। इसका आंसर ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ये है कि इन दो में से भी हमें देखना है, तो मैं उसका आंसर बताऊंगा पॉजिट्रॉन। द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो शायद से वो इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ग्रेफाइट, लेड, कार्बन या मीका। ठीक है, ये माइका बोल लो वो वाला माइका नहीं मीका। ग्रेफाइट, अच्छा हाँ, मैं बता रहा था लेड पेंसिल, इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक फॉर्म है, जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। आपका एक स्ट्रक्चर और होता है एमोर्फस। एमोर्फस में क्या होता है, जो आपकी लैटिस बोलते हैं या फिर स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो आपका मतलब रेगुलर या फिर सही से जमा हुआ नहीं होता, मतलब ऐसे रैंडम होता है कुछ भी। और क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जमा होता है, लाइक इसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी। ठीक है, वो अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप इतना सा ध्यान रखें कि जो लेड पेंसिल है वो आपकी ग्रेफाइट से बनी होती है, ना कि लेड से बनी होती है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर। ये आपका फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप फिजिक्स है। तो इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पूछा है, क्या वो एक दूसरे के इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे या इनमें से कोई भी नहीं। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखो, ये एक सरफेस है और वहाँ पे ऊपर एक इंक्लिनेशन है, यहाँ पर कोई चीज़ रखी है। ठीक, अब हमें ये चीज़ रेस्ट में रखनी है। रेस्ट में मतलब भाई ये अगर इस ऐसे रहेगी तो ये स्लाइड करना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक, लेकिन हमें इसको रेस्ट में रखना, तो हमें इसकी तरफ ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, जो कि इसका देखो एक्चुअल में वेट क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ होता है। और अगर हम इसको डिवाइड कर लें इस वेट को, ये एंगल बनता है थीटा, और ये भी, ये वैसे दूसरा एंगल है। अब बता देता हूँ, आपका ये है एंगल ऑफ रिपोज, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दोनों इक्वल होंगे तब जाके ये रेस्ट में रहेगा, या इसको हम फोर्स लगा के मतलब ऐसे रोल नहीं करेगा, स्लाइड कर सकता है, मतलब ऊपर की तरफ हम वो भेज सकते हैं। तो उस टाइम पे आपके ये दोनों एंगल, ये एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा इक्वल टू ईच अदर। What happens to a person who receives the wrong type of blood? अब जब भी हम ब्लड डोनेट करने, आपने किया भी होगा बहुत, इट इज़ ए वेरी गुड कॉज, और हमें मतलब टाइम टू टाइम वैसे ब्लड
डोनेट भी करते रहना चाहिए। उससे क्या है कि हमारी बॉडी में जैसे ब्लड की कमी होती है तो हमारी बॉडी नया ब्लड बनाना शुरू करती है। ऑब्वियसली पुराने में मतलब जैसे वो होता है ना, कोई चीज़ वही पुरानी हो जाती है तो उसको तो हल्का हल्का रिप्लेस करती रहती है। तो एक गुड कॉज भी है और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ए और हमने उसको मतलब हमारा है बी, हमने उसको बी डोनेट कर दिया जो ब्लड ग्रुप है, तो क्या होगा? all the arteries constrict, all the arteries dilate, the RBCs agglutinate, the spleen and lymph nodes deteriorate। अब क्यों चेक किया जाता है किसी के भी ब्लड चढ़ाने से पहले कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और जो उसको ब्लड दे रहे हैं वो ब्लड ग्रुप क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई दूसरा मतलब ब्लड ग्रुप का ब्लड आ गया तो हमारी बॉडी क्या समझेगी कि ये तो भाई एक फॉरेन पार्टिकल मतलब फॉरेन एजेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है। हमारी जो सेल्स हैं या जो वाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी वजह से बनती है, वो अटैक कर देंगी, उस ब्लड पे अटैक कर देंगी। फिर वो क्या है, ब्लड को जमा कर देंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे और जमना शुरू हो जाएंगे। और अगर वो जमना शुरू हो गए तो ऑर्गन फेलियर पॉसिबल है। किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है जो कि काफ़ी डेंजरस है। इट मीन्स जो आरबीसी हैं वो एग्लूटिनेट हो जाती है। एग्लूटिनेट क्या होता है? मतलब थक्का जम जाता है। समझ में आई? If all bullets could not be removed from gunshot injury of a man, it may cause poisoning by mercury, lead, iron, arsenic। देखो जो जनरली जो बुलेट्स होती हैं, जो गोली है, वो बनी होती है आपकी लेड से। अब लेड से बनी होती है, मान लो किसी के शरीर के अंदर गोली रह गई, नहीं निकाल पाए, तो क्या होगा? जो लेड है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के ब्लड में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। और लेड इज ए स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन, बहुत स्लो नहीं, मतलब इतना भी स्लो नहीं है कि हाँ भाई सालों लग जाएंगे, लेकिन इतना है कि वो जल्दी 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 मतलब धीरे धीरे आपका उसमें ब्लड में घुलना शुरू हो जाएगा और जिससे वो पॉइजन आपके जो और बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आदमी मर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि भले ही चाहे कहीं भी गोली हो तो उसको जितना जल्दी अगर निकाल लिया जाएगा तो उतना ही आपका जो लेड है आपकी बॉडी में डिजोल्व होगा और उतना ही आदमी के बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेड। रिंगवॉर्म इज ए डैश डिजीज, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन, वायरल या फंगल। अगर रिंगवॉर्म को देखें तो हम प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं, कोई कुछ सोच सकता है, लेकिन यहाँ पे रिंगवॉर्म का मतलब वॉर्म से नहीं है। वॉर्म मतलब कीड़ा। ये रिंगवॉर्म आपने देखा होगा, जैसे पहले बीटेक्स वगैरह की ऐड आती थी या एक दो और कोई आती थी ऐड, मुझे याद नहीं, तो उसमें क्या है कि ऐसे 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 वो लाल लाल एक दाद सा दिखाते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे बना के गर्दन पे दिखा दिया कुछ है कि भाई आपकी बॉडी पे ऐसे ऐसे एक गोल गोल सा दाद सा बन जाता है, उस पर खुजली होती रहती है, हम खुजाते रहते हैं जिससे और वो ज़्यादा गहरा जाता है। फिर उंगलियों पे जो फंगस है, मतलब वो क्योंकि फंगस से होता है, ये फंगस जमा होता है यहाँ पे, ये मैं फंगस दिखा रहा हूँ, हाँ उंगलियों पे आ गया, फिर उसने कहीं और खुजा दिया तो वो फंगस वहाँ पे चला गया, फिर वहाँ भी दाद बन गया। तो ये क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। मान लो हम हमारे हाथ में उंगलियों में फंगस आ गया, हमने किसी दूसरे की बॉडी को टच कर दिया तो फंगस वहाँ पे बैठ गया, फिर उसने अपना वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया, मतलब लाइक ऐसे ही दांत बनाना शुरू कर दिया। तो रिंगवॉर्म इज ए फंगल डिजीज। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, भाई पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? द बेस ऑफ द हार्ट, द बेस ऑफ द ब्रेन, द नेक, द एब्डोमेन। ठीक है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड है, अब आप हमारी बॉडी का मास्टर कौन है? हमारी बॉडी का मास्टर है ब्रेन, तो इट मीन्स कि आपका एब्डोमेन और हार्ट तो होगा नहीं। अब नेक भी नहीं, अब मास्टर की बात हुई है तो डेफिनेटली एट द बेस ऑफ द ब्रेन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मान लो आपका ये ब्रेन स्ट्रक्चर है थोड़ा सा यहाँ पे, ये वही फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और यहाँ पे ये हिड ब्रेन है। ठीक है, ऐसे तीन पार्ट डिवाइड करे गए और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो यहाँ पर मिलती है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है
और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो कई तरह के जो आपके सिग्नल्स हैं वो ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाने के लिए क्या होता है कि सिग्नल हाइपोथैलेमस से होते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड को आते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे फर्दर उस मैसेज को अपना जैसे क्या होता है हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ठीक, हॉर्मोन्स रिलीज करती है, फर्दर वहाँ पे दूसरे जो पार्ट्स हैं जो हार्मोन रिलीज कर सकते हैं उनको मैसेज पहुंचा देती है, वो उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो मैसेजेस है इससे होते हुए जाते हैं, ठीक। और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, कभी आएगा तो मैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है। लेकिन ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड हम बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और थायराइड का भी इससे रिलेशन है, बट चलो अभी के लिए इतना ही, आपको फिर एक बारी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आगे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज स्लाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो भाई जो स्लाइवा है मतलब लार है हमारी, वो किस चीज़ के पाचन में मदद करती है? तो जो स्लाइवा है तो स्लाइवरी अमाइलेज, एक्चुअल में जो इसका पर्टिकुलर नाम मैं बताऊं टाइलिन होता है, टाइलिन कुछ ऐसे करके नाम होता है, वो ये रिलीज करते हैं, और उससे जो आपके मुंह में आपने खाना खाया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो स्टार्च फर्दर आपका माल्टोज या डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और फर्दर उसका जो क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो आपके फर्दर डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या आपके स्टमक वगैरह इनमें होता है। तो जो इसका आंसर होगा दैट इज स्टार्च। सो आज के हमारी जो क्विज है यहीं पे ख़त्म होती है, शायद समझाने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, बट मुझे लगता है कि दैट इज़ वर्थ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ये मत समझिए कि हाँ ठीक है यार किसी प्रोमिनेंट टीचर से ही पढ़ें, ठीक है मैंने उस पहले कभी पढ़ाना शुरू नहीं किया लेकिन अब शुरू किया है, तो इट डजेंट मीन कि दैट आई डोंट नो एनीथिंग। अगर पूरी क्लास यहाँ तक ली है तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ आया होगा कि भाई हमने बहुत कुछ सीखा है। सो आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हर रोज़ मैं जितने भी आपके जानने वाले जो फैक्ट्स होते हैं वो लेकर आता हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ। सो आप भी मेरा साथ दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।